हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम सांख्य दर्शन कर रहे हैं और उसमें भी जो विकासवाद का जो सिद्धांत है, इस ज्ञान से भी लाभ उठा पा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में हैं, क्योंकि हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, लंबा टॉपिक था। तो आज हम इसका बचा हुआ पार्ट लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं। मन एक मुख्य इंद्रिय है, यानी मुख्य इंद्रिय का मतलब है प्रमुख, यानी मेन, ठीक है। या आभ्यंतर इंद्रिय है जो ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों को उनके विषयों की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार मन ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों के संचालन में सहायता प्रदान करता है। मन सूक्ष्म है, यानी सटल है, ठीक है। यद्यपि वह सावयव है। सावयव होने के कारण वह विभिन्न इंद्रियों के साथ एक ही समय संयुक्त हो सकता है। मन विभिन्न इंद्रियों से प्राप्त संवेदनाओं को अर्थ जोड़कर प्रत्यक्ष के रूप में परिणत करता है। सांख्य का मन संबंधी विचार न्याय वैशेषिक के मन संबंधी विचार का विरोध करता है। न्याय वैशेषिक दर्शन में मन को निरवयव एवं अणु माना गया है। मन नित्य है। निरवयव होने के कारण मन का संयोग एक ही समय एक ही इंद्रिय से संभव है, यानी एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ वो जुड़ सकता है और उसका फिर आप क्या देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार मन में एक ही समय विभिन्न प्रकार के ज्ञान, इच्छा आदि का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। ये बता रहे हैं इस दर्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। परंतु सांख्य ने इसके विपरीत मन को सावयव माना है। विभिन्न अवयवों से युक्त होने के कारण मन का संयोग एक ही समय विभिन्न इंद्रियों से संभव है। अब देखिए, न्याय वैशेषिक कह रहा था कि विभिन्न से संभव नहीं, इसमें बता रहे हैं सांख्य दर्शन के अनुसार कि विभिन्न इंद्रियों के साथ उसका संबंध एक ही समय पे संभव है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप मन में ज्ञान, इच्छा आदि संकल्प की अनुभूति एक ही क्षण में हो सकती है। न्याय वैशेषिक ने मन को नित्य अर्थात अविनाशी माना है, परंतु सांख्य इनके विपरीत मन को अनित्य अर्थात विनाशी मानता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, यही अंतर है। 5 कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, अहंकार तथा मन को 13 करण यानी 13 है ना। इसको इन्होंने 13 करण मतलब 13 है ना, इसलिए इसको कह रहे हैं, कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां को बाह्यकरण यानी इनको एक्सटर्नल ऑर्गन्स बता रहे हैं, और 13 करण इसको जो 13 ऑर्गन्स है ना, उसी में बता रहे हैं कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, इनको एक्सटर्नल बता रहे हैं, यानी बाहरी ना कहा जाता है। इसके विपरीत बुद्धि, अहंकार तथा मन सम्मिलित रूप से अंतःकरण कहा जाता है, यानी इनको इंटरनल ऑर्गन्स कह दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 5 10 और 3 ये एडिशन में तो 13 हो गए, ठीक है। बाहेंद्रिय अर्थात बाह्यकरण का संबंध सिर्फ वर्तमान से रहता है, परंतु अंतःकरण का संबंध भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों काल से होता है। अब देखिए, मन में देखिए आपके बहुत सारे विचार पुराने भी चलते हैं ना, मतलब पास्ट में कभी आप चले जाते हैं, कभी आप अपना फ्यूचर सोचने लगते हैं, कभी किसी विषय पर आप चले जाते हैं ना, ऐसा चलता रहता है मन के अंदर, ठीक है। आगे जानिए, कह रहे हैं 10 बाह्य इंद्रियों तथा मन को सम्मिलित रूप से इंद्रियां कहा जाता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में इंद्रियां 11 मानी गई, परंतु उसके विपरीत न्याय वैशेषिक दर्शन में मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियों को सिर्फ इंद्रिय की संज्ञा दी गई है। सांख्य के मतानुसार इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो सांख्य दर्शन ये मानता है ये जो अहंकार है इसके कारण ये सब हो रहा है, ये इंद्रियां जो है उत्पन्न हो रही हैं। परंतु न्याय वैशेषिक के मतानुसार इंद्रियां महाभूतों से निर्मित होती हैं। तो जो महाभूत क्या है, 5 जो महाभूत हैं उनसे बता रहे हैं न्याय वैशेषिक, क्या कह रहे हैं कि वहाँ से इंद्रियां आ रही हैं। और सांख्य दर्शन क्या कह रहा है कि ये जो अहंकार है इससे इंद्रियां उत्पन्न हो रही हैं। तो दोनों में ये भी एक आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, ठीक है। तामस अहंकार से तन मात्राओं का विकास होता है। तन मात्राएं भूतों के सूक्ष्म रूप हैं। सच पूछा जाए तो भूतों के सार तत्व हैं। तामस अहंकार का कार्य होने के कारण ये अचल हैं।
तन्मात्राएं 5 प्रकार की होती हैं। शब्द के सूक्ष्म रूप को शब्द तन्मात्रा, रूप के सार अथवा सूक्ष्म रूप को रूप तन्मात्रा, गंध के इसी तरह जितने हैं उनको उसी तरह दे रहे हैं संज्ञा। गंध के सूक्ष्म रूप अथवा सार को गंध तन्मात्रा और स्वाद के सार अथवा सूक्ष्म रूप को रस तन्मात्रा कहते हैं। यानी जो जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन्हीं में आप तन्मात्रा लगा दीजिए तो वो उसका वो हो जाएगा, ठीक है, कहने के लिए। तथा स्पर्श के सूक्ष्म रूप अथवा सार को स्पर्श तन्मात्रा कहा जाता है, ठीक है। तन्मात्राओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव नहीं है क्योंकि ये सूक्ष्म है बहुत ना, इसलिए इनको प्रत्यक्ष आप नहीं देख पाते हैं, ओके। उनका ज्ञान अनुमान से संभव है, ठीक है। पंच तन्मात्रा से पंच महाभूतों का प्रादुर्भाव होता है। पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत में अंतर यह है कि पंच तन्मात्रा सूक्ष्म है जबकि पंच महाभूत स्थूल हैं, है ना। तो देखिए इसको इस तरह से समझिए कि जैसे गंध जो है आपकी, आप नाक से ही तो सूंघ रहे हैं ना, तो जो नाक तो बाहर दिखती है, सूक्ष्म शरीर में दिखती है ना, आँख भी बाहर दिखती है, त्वचा को भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको स्थूल कह दिया गया। लेकिन जो ये जो गंध लेने की ये जो प्रक्रिया है, यानी कि जो पूरा ब्रेन से कनेक्टेड और सब कुछ आप समझ पा रहे हैं, इसको सूक्ष्म कह दिया गया, ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यही बात यहाँ कही जा रही है। अब देखिए शब्द तन्मात्रा से, अब देखिए पंच तन्मात्रा से पंच महाभूतों का प्रादुर्भाव होता है। पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत में अंतर यह है कि पंच तन्मात्रा सूक्ष्म है जबकि पंच महाभूत स्थूल हैं, वही जो मैंने बताया। पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत का विकास इस प्रकार होता है, तो विकास थोड़ा सा जानिए इसका। शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है जिसका गुण शब्द है, ठीक है। स्पर्श तन्मात्रा है ना, शब्द तन्मात्रा से वायु का विकास होता है, यानी कि जब स्पर्श और शब्द मिल जाते हैं तो कहते हैं वायु बन जाती है। वायु का जो गुण शब्द है और जब स्पर्श दोनों आते हैं, ठीक है, अब रूप स्पर्श शब्द इनके संयोग से क्या बन जाती है, अग्नि बन जाती। ये सांख्य दर्शन कह रहा है, ठीक है, इसको समझिएगा। रूप स्पर्श और शब्द है ना अग्नि के गुण माने जाते हैं। अब देखिए रस रूप स्पर्श शब्द ये चार से क्या बन जा रहे हैं, जल बन जा रहा है, ठीक है, आविर्भाव हो जाता है जिसके गुण स्वाद रूप स्पर्श और शब्द हैं, ठीक है। इनके गुण भी साथ साथ बता दे रहे हैं कि वायु में ये गुण पाए जाते हैं और फिर उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हो रहा है ये भी बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे आइए, तो क्या कह रहे हैं, गंध तन्मात्रा प्लस रस तन्मात्रा रूप तन्मात्रा है ना प्लस स्पर्श तन्मात्रा प्लस शब्द, ये सारा मिल करके क्या बना देता है, पृथ्वी को बना देता है, ठीक है। अब इसमें क्या गुण होते हैं, गंध होती है, स्वाद होता है, रूप होता है, स्पर्श होता है और शब्द होता है, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी के 5 गुण हो जाते हैं, समझ गए। आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी 5 महाभूत हैं। पंच महाभूतों में प्रत्येक का विशिष्ट गुण माना गया है। आकाश का विशिष्ट गुण शब्द, वायु का विशिष्ट गुण स्पर्श, अग्नि का विशिष्ट गुण रूप, जल का विशिष्ट गुण स्वाद तथा पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध होता है। तो इसमें भी देखिए इन सब से मिल रहे हैं लेकिन इसमें विशेष गुण भी सब में है कुछ ना कुछ, तो ठीक है, तो इसीलिए उसको फिर प्रधानता से बताया जा रहा है। पंच महाभूतों का भिन्न भिन्न परिमाणों में सम्मिश्रण होता है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, इतने प्रोपोर्शन मिलेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि जैसे मान लीजिए वाटर का ही फॉर्मूला क्या है कि जब H2O है यानी 2 हाइड्रोजन के आएंगे एटम्स और 1 ऑक्सीजन का, तब वो क्या बना देगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ही इसको बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए हम जितना जानते हैं यानी विज्ञान में भी हम जितना जानते हैं, तो विज्ञान भी कहीं आसमान से तो टपका नहीं होगा, उन्होंने भी बहुत रिसर्च की होगी और कुछ ना कुछ बेस जो हम लेकर चले होंगे, अपने शास्त्रों की ओर भी देखा होगा हमने, उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी होंगी क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो विभिन्न ग्रंथों को भी हम खंगालते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है, उसी प्रकार किया गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, विकास का यह क्रम सांख्य कारिका में वर्णित है। तो ये जो विकास का जो पूरा क्रम है, इनका एक ग्रंथ है सांख्य दर्शन का, जिसे क्या कहते हैं, सांख्य कारिका,
ठीक है, उसमें वर्णित है, ये सारी बातें वहाँ बताई गई हैं, ठीक है, वहीं से ये लिया गया है। परंतु विज्ञान भिक्षु विकास का एक दूसरा क्रम प्रस्तुत करते हैं जो सांख्य कारिका के विकास क्रम से गौण बातों में भिन्न प्रतीत होता है। विज्ञान भिक्षु के अनुसार प्रकृति से महत या बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि से अहंकार का विकास होता है, सात्विक अहंकार से फिर मन का विकास होता है, राजस अहंकार से 10 बाह्य इंद्रियों का प्रादुर्भाव होता है, तामस अहंकार से 5 तन्मात्राओं का तथा 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों का विकास होता है। ये क्रम बता रहे हैं, ठीक है। पूरा विकासवाद के इस क्रम को सांख्य कारिका के विकास क्रम से कम प्रमाणिक माना जाता है। वाचस्पति मिश्र भी सांख्य कारिका में निहित विकास के क्रम का समर्थन करते हैं। विकास के विभिन्न क्रमों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि विकासवाद विभिन्न तत्वों का खेल है। ये विभिन्न तत्व प्रकृति प्लस बुद्धि प्लस अहंकार प्लस मन प्लस 5 इंद्रियां प्लस 5 कर्मेंद्रियां प्लस 5 तन्मात्राएं प्लस 5 महाभूत, जब ये सब इनको आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 24 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जो तत्व हैं कहीं कहीं अलग अलग आपको संख्या मिल जाएगी, कहीं उसको एक में ही काउंट कर लें, कहीं अलग अलग बता देंगे, तो इस तरह से विभाजन हो जाता है, ठीक है। यद्यपि इन 24 तत्वों में पुरुष को जोड़ा जाए तो 25 तत्व हो जाते हैं, यानी पुरुष को भी जब जोड़ देंगे तो 25 हो जाएंगे। ये 25 तत्व सांख्य दर्शन में अत्यधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। इन 25 तत्वों में 4 प्रकार के तत्व हैं। पहले प्रकार का तत्व पुरुष है जो न कार्य है न कारण। यद्यपि पुरुष कार्य और कारण की श्रृंखला से मुक्त है, फिर भी वह सृष्टि को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारे तत्व होने के साथ साथ पुरुष को भी मान लिया गया, इसलिए फिर क्या हो जाते हैं, 25 तत्व हो जाते हैं। अब जो 25वां तत्व है यानी पुरुष तत्व भी जो है उसको बता रहे हैं, ये ना ही ये कार्य है ना कारण है, इन सबों से वो मुक्त है, फिर भी सृष्टि में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनको वो प्रभावित करता है। यानी सृष्टि का जब विकास होता है, अभी हमने 2 दिन पहले जाना था कि जब ये दोनों साथ में आते हैं तब जाके आपको संसार की रचना दिख पड़ती है। यानी संसार की रचना इन दोनों तत्वों यानी चेतन और अचेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कह सकते हैं, या कॉन्शियसलेस भी बोल सकते हैं, सब इन दोनों के मिश्रण से हो रही है, ठीक है। ओके, आगे जानिए क्या बता रहे। दूसरे प्रकार का तत्व प्रकृति है जो सिर्फ कारण है ना। यदि प्रकृति को कारण माना जाए तो उस कारण का भी कारण मानना होगा और फिर उस कारण का भी कारण मानना होगा। इस प्रकार कहते हैं दोष पैदा हो जाएगा। अब कहाँ जाके ये रुकेगा, अगर हर किसी का कारण 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 है तो एक समय ऐसा आएगा आप पूछोगे, जैसे कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर हमारे, थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर हमें इस जन्म में हमारे पूर्व जन्म के कारण जो भी हमें सुख दुख भोगना पड़ रहा है, अब इसको लेते जाइए और पहले जन्म पे ले जाइए तो पहला जन्म क्यों हुआ होगा, है ना। तो इस पर बहुत सारे जो शास्त्र हैं या कह लीजिए जितने भी ग्रंथ हैं वो मौन हैं, मतलब उसमें स्पष्टता कोई उत्तर आपको नहीं मिलता है। फिर आपको एक बेस लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई ये कहे कि मान लीजिए स्वर से जो आप ध्वनियाँ सुनते हैं इससे आप अक्षर का ज्ञान हो जाता है, अक्षर बने, फिर उस पर शब्द बने, फिर सेंटेंसेस बने, इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे भी जब विकास हम जान रहे हैं, यानी कि जब पूरा जब विकासवाद का जो सिद्धांत जान रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे आपको कुछ बेस लेना पड़ेगा कि उसको हम एक महत्व तत्व मान लेंगे, फिर वहाँ से वो सीरीज़ शुरू हो जाती है। अब इस पर क्वेश्चन नहीं कोई कर सकता कि ये कहाँ से आया, ठीक है, तो उसको आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे जानिए, कह रहे तीसरे तत्व का, तीसरे प्रकार का जो तत्व है वो बुद्धि अहंकार और 5 तन्मात्राएं हैं जो कारण और कार्य दोनों हैं। ये दोनों हैं, पुरुष इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, प्रकृति क्या है, कारण है, और तीसरा प्रकार का जो तत्व है बुद्धि अहंकार और 5 तन्मात्राएं जो हैं वो कार्य और कारण दोनों हैं, ठीक है। ये 7 तत्व कुछ वस्तुओं के कारण हैं और कुछ वस्तुओं के कार्य। बुद्धि कार्य है जिसका कारण प्रकृति है, परंतु वह कारण भी है क्योंकि बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार बुद्धि का कार्य है, परंतु वह मन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों तथा 5 तन्मात्राओं का कारण भी है। 5 तन्मात्राएं भी कारण हैं और कार्य दोनों हैं। 5 तन्मात्राएं अहंकार के कार्य हैं, परंतु 5 महाभूत के कारण भी हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है। चौथे प्रकार के तत्व
मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ तथा 5 महाभूत हैं जो सिर्फ कार्य हैं। मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ अहंकार का कार्य है। ठीक है। 5 महाभूत 5 तन्मात्राओं के कार्य हैं। ये 16 तत्व सिर्फ कार्य हैं। ठीक है। सांख्य दर्शन के विकासवाद को एक चित्र के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है। तो चित्र समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अब इसमें देखिए 25 तत्व हमने बता दिए थे, कैसे आए थे। देखिए यहाँ पे देखिए जो महत तत्व है, ठीक है, प्रकृति है, अहंकार है। अब अहंकार को भी इन्होंने 3 प्रकार के अहंकार में डिवाइड किया है। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। वही जो प्रकृति के जो गुण थे, सत्व, रजस और तमस, उससे ही आप समझ लीजिए, उसी से आ रहा है ये। ठीक है। फिर सात्विक में देखिए मन, 5 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इनको मिला करके फिर 5 कर्मेंद्रिय। ठीक है। और यहाँ पे तामस अहंकार में भी बता रहे हैं कि 5 तन्मात्रा हैं और 5 महाभूत हैं। इनका हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि किस प्रकार डिवीजन हुआ है। ठीक है। इस चित्र में सांख्य के 25 तत्वों का उल्लेख हुआ जिनमें 5 महाभूत अंतिम तत्व हैं। सांख्य का विकासवाद निष्प्रयोजन अर्थात यंत्रवत नहीं है। विकासवाद के पीछे प्रयोजन अंतर्भूत है। विकास का आधार प्रकृति अचेतन है। अब ऐसा सोचना कि अचेतन प्रकृति का भी प्रयोजन हो सकता है असंगत प्रतीत होता है, परंतु सांख्य ने बतलाया कि प्रयोजन सिर्फ चेतन वस्तु का ही नहीं होता बल्कि अचेतन वस्तु का भी प्रयोजन होता है। सांख्य का विकासवाद है ना अचेतन प्रयोजनवाद यानी अनकॉन्शियस टीलियोलॉजी का उदाहरण है। ये हमने टीलियोलॉजी जाना था। ठीक है। अचेतन प्रयोजनवाद के अनेक उदाहरण हम अपने व्यवहारिक जीवन में पाते हैं। अचेतन प्रयोजनवाद का पहला उदाहरण गाय के स्तन से बछड़े के लिए दूध का निकलना कहा जाता है। बछड़े के पोषण के लिए गाय के स्तन से दूध प्रवाहित होता है। दूध अचेतन है, फिर भी बछड़े के लाभ के लिए प्रवाहित होता है। अचेतन प्रयोजनवाद का दूसरा उदाहरण वृक्ष से फल फूल निर्मित होना कहा जा सकता है। यद्यपि वृक्ष अचेतन है, ठीक है, फिर भी मानवों को लाभ पहुंचाने के लिए उसमें फल फूल का आविर्भाव होता है। देखिए, जब ये आप कह सकते हैं कि जब ये उदाहरण बनाए जा रहे होंगे उस समय शायद इनको उतना नहीं पता रहा होगा। हम सब जानते हैं कि हार्मोन्स की वजह से वो होता है। जो भी जैसे गाय है ना, जब बछड़ा होता है तो जैसे उनमें जो भी मिल्क बनता है वो सारा पूरा उसका साइंस है, विज्ञान ने इसको पता लगा लिया है। यहाँ पे भी देखिए वृक्ष में भी क्या है, वही सारे प्रोसेसेस हैं। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो ये आपको पता होगा। ठीक है। अचेतन प्रयोजनवाद का तीसरा उदाहरण पृथ्वी से प्राप्त जल कहा जाता है। जल अचेतन है, फिर भी वह जीवों को आनंद प्रदान करने के उद्देश्य से प्रवाहित होता है। जब व्यवहारिक जीवन में हम अचेतन प्रयोजनवाद के अनेक उदाहरण पाते हैं तो अचेतन प्रकृति को सप्रयोजन मानना असंगत नहीं है। अचेतन प्रकृति विकास के द्वारा पुरुष के संयोजन, देखिए कई बार क्या होता है ना कि ज्ञान कभी कभी आपको अगर अधूरा है तो आपको खतरे में भी डाल सकता है। तो कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। इसलिए पूरा ज्ञान लेना आवश्यक होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे समझ रहे हैं, है ना, किस प्रकार हम उससे अर्थ निकाल रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी आना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। ये जब लिखा जा रहा होगा तब उनको उस समय नहीं पता होगा। ठीक है। साइंस उतना डेवलप नहीं रहा होगा, इसलिए ऐसा है। ठीक है। बहुत लोग ये कमेंट करने लगेंगे, अरे सब तो हमें पता है, साइंस के बारे में बोलने लगेंगे, लेकिन ये वैसा नहीं है। क्योंकि ये जब दर्शन लिखा जा रहा होगा तब उतना साइंस डेवलप नहीं रहा होगा। साइंस भी देखिए अभी खुद को पूरी तरीके से नहीं मानता। वो कहता है कि मैंने अभी तक इतनी ही डिस्कवरी की है, यहाँ तक अभी तक हम खोज पाए हैं और आगे भी खोज की प्रक्रिया जारी है। ठीक है। आगे जानिए क्या बता रहे हैं। कह रहे जब व्यवहारिक जीवन में हम अचेतन प्रयोजनवाद के अनेक उदाहरण पाते हैं तो अचेतन प्रकृति को सप्रयोजन मानना असंगत नहीं है, यानी उसमें कुछ प्रयोजन है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। अचेतन प्रकृति विकास के द्वारा पुरुष के प्रयोजन को अपनाने में प्रयत्नशील रहती है। कहा जाता है कि प्रकृति का विकास पुरुषों को सुख और दुख का भोग कराने के लिए होता है। सचमुच विकासवाद का उद्देश्य प्रकृति के प्रयोजन को प्रमाणित करना नहीं है, अपितु पुरुष के प्रयोजन को प्रमाणित करना है। इस प्रकार प्रकृति में व्याप्त प्रयोजन बाह्य है, यानी बाहरी प्रयोजन बता रहे हैं। पुरुष का प्रयोजन मोक्ष को अपनाना प्रकृति का भी प्रयोजन है, यद्यपि कि प्रकृति को इस बात का ज्ञान नहीं रहता है। कहा भी गया है कि प्रकृति पुरुष के मोक्ष के लिए कार्यान्वित रहती है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, पुरुषुस विमोक्षार्थ प्रवर्तते। ठीक है।
तद्वद व्यक्तम। ठीक है, इसलिए इसलिए सृष्टि को पुरुषस्य मोक्षार्थम माना गया है। जितनी विकृतियां हैं वे सब पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने में सहायक हैं। ठीक है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, मन इत्यादि का प्रादुर्भाव पुरुष के लक्ष्य मोक्ष को अपनाने के लिए होता है। इस प्रकार सृष्टि पुरुष को मुक्त करने का प्रयास करती है। ठीक है, सृष्टि पुरुष को मुक्त करने का प्रयास है। जब तक समस्त पुरुषों को मोक्ष नहीं मिल जाता, विकास की क्रिया स्थगित नहीं हो सकती। अतः सांख्य का विकासवाद प्रयोजनात्मक है ना, टेलियोलॉजिकल है। सांख्य के विकासवाद की व्याख्या हो जाने के बाद अब हम विकासवाद की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। तो विशेषताएं जान लीजिए। विकासवाद की प्रथम विशेषता यह है कि सृष्टि का अर्थ आविर्भाव माना गया है, यानी मैनिफेस्ट करती है ना अपने आप को सृष्टि। समस्त वस्तुएं प्रकृति में अव्यक्त हैं जिनका विकास के द्वारा प्रकाशन होता है। विकासवाद की दूसरी विशेषता यह है कि विकास का क्रम सूक्ष्म को स्थूल की ओर माना गया है। ठीक है, सर्वप्रथम बुद्धि का विकास होता है क्योंकि बुद्धि अत्यंत ही सूक्ष्म है। बुद्धि की अपेक्षा अहंकार स्थूल है। पंच महाभूतों का विकास अंत में होता है क्योंकि वे इस क्रम में सबसे स्थूल हैं। ओके, विकासवाद की तीसरी विशेषता यह है कि यहाँ सृष्टि और प्रलय के क्रम को माना गया है। सृष्टि प्रकृति की वह व्यवस्था है, ठीक है, अवस्था है जब प्रकृति का रूपांतर पुरुष के प्रयोजन के लिए विभिन्न वस्तुओं में होता है। प्रलय की उस अवस्था को कहते हैं जब प्रकृति अपनी स्वाभाविक स्थिति में चली जाती है। दूसरे शब्दों में प्रकृति का साम्य अवस्था में चला जाना ही प्रलय है। ठीक है, विकासवाद की चौथी विशेषता यह है कि जड़ को जिससे समस्त विश्व का विकास होता है अविनाशी माना गया है। प्रकृति से जो जड़ है समस्त विश्व का विकास होता है, परंतु प्रकृति की सत्ता में न्यूनता नहीं आती। प्रकृति की सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। सांख्य और डार्विन के विकासवाद में अंतर थोड़ा सा जान लीजिए। डार्विन को आप जानते होंगे। सांख्य का विकासवाद अति प्राचीन सिद्धांत है जबकि डार्विन का सिद्धांत आधुनिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। सांख्य का विकासवाद, ठीक है, प्रयोजनवादी है। पुरुषों के भोग तथा मोक्ष के लिए प्रकृति विकसित होती है, परंतु डार्विन विकास क्रिया को यांत्रिक यानी मैकेनिकल मानते हैं। ठीक है, उनके अनुसार विकास के पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। सांख्य का सिद्धांत विश्व के विकास का सिद्धांत है, परंतु डार्विन का मत जीवधारियों के विकास का सिद्धांत है। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। और जो सांख्य का एवोल्यूशन है उसको क्या कह रहे हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, डार्विन के अनुसार पुद्गल के सक्रिय होने से विकास प्रारंभ होता है, परंतु सांख्य मत में प्रकृति पुरुष के निकटता से विकास आरंभ होता है। सांख्य मत विकास की दार्शनिक व्याख्या है, परंतु डार्विन मत वैज्ञानिक व्याख्या है। तो ये अंतर भी आप समझ लीजिए कि दार्शनिक व्याख्याओं में कुछ चीज़ें आपको लग सकती हैं कि ये उतनी ठीक नहीं है, लेकिन जब डार्विन अगर कोई तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो वो पूरा साइंटिफिक होता है। उसे पूरा वो एक्सपेरिमेंट करते हुए, है ना, सारी चीज़ें बताते हुए, प्रूफ देते हुए बताते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये विकासवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन के अनुसार कंप्लीट हो जाता है। कल हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, यानी कि इसकी हम आपत्तियां लेंगे कि जो इन्होंने बताया है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसमें क्या हम क्रिटिसिज्म करते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो तब तक क्या करना है, आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए, और भी अगर कोई अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ते रहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा आएगी, पॉजिटिव एनर्जी से आप भरे हुए होंगे और दूसरों को भी आप पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।